नमस्कार। द कलंदर पोस्ट एवं सीरत फाउंडेशन की बच्चियों एवं महिलाओं को सुरक्षा के सशक्त बनाने के लिए, समाज में एक सकारात्मक संदेश देने के लिए हमारा जो मुहिम है तोड़ो बेड़ियां कम नहीं बेड़ियां, इसमें आज हमारे साथ हैं आईपीएस ऑफिसर तेजस्विनी गौतम जी। तेजस्विनी गौतम जी फिलहाल जिला पुलिस कप्तान अलवर के पद पर हैं। हम इनसे रूबरू होते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे इस प्रोग्राम में बेटियों के लिए आपका स्वागत है मैम। और आप जैसी बेटी पर फक्र होना लाजमी है मैम। आप एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से और आईपीएस में ऑफिसर आप हैं, तो इस सुहानी सफर के बारे में आप थोड़ा सा एक बार पहले बताइए मैम। थैंक यू विजय जी, मुझे ये मौका देने के लिए। बहुत अच्छी लाइन है आपकी कि तोड़ो बेड़ियां कम नहीं बेटियां। और मैं बहुत ही अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया जहाँ मेरे माता पिता ने कभी भी इस बात का हमें एहसास ही नहीं होने दिया कि लड़का लड़की में कोई भी फ़र्क होता है। जो भी चीज़ें थी, जो भी हमारे संस्कार थे, जो भी परवरिश थी, वो बिल्कुल इक्वल हुई। मुझसे बड़ी एक बहन है मेरा एक छोटा भाई है, हम 3 लोग हैं और हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। पैसों की कीमत को समझना, उसकी अहमियत को समझना, फिजूल खर्ची और मेहनत की अहमियत को समझना, क्योंकि हमेशा यही हमारे पिताजी ने हमको सिखाया कि आप मेहनत करेंगे तो आप अपना कोई भी लक्ष्य जो है वो पा सकते हैं। तो डेफिनेटली दिल्ली से पली बड़ी हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लेडी श्री राम कॉलेज से पास आउट हूँ। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वहाँ से किया और साथ ही साथ फिर मेरे पापा की प्रेरणा थी कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दूँ। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में मुझे ये बताया था कि जब हम लोगों की मदद करते हैं तो एक अलग ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और अगर हम किसी एक व्यक्ति की भी अपने पूरे जीवन काल में मदद कर पाते हैं तो एक बहुत भगवान की देन होती है। और आईएएस, आईपीएस और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो विभिन्न पदों पे रहते हैं, उनके पास एक ये मौका होता है जनता की सेवा करने का। डेफिनेटली हमें कोशिश करके अगर आप मेहनत करोगे तो आप बिल्कुल बन सकते हो। तो ये आइडिया मुझे, ये सपना मुझे मेरे पापा ने दिया था और उसको मैंने अपना सपना मान के मेहनत करते हुए अपने पेरेंट्स की पूरी गाइडेंस और उनके पूरे आशीर्वाद के साथ मेहनत करते हुए इसको किया। और मैं खुशकिस्मत थी कि मुझे मौका मिला, राजस्थान कार्डन अलॉट हुआ मुझे आईपीएस में। मैंने दोबारा एग्ज़ाम लिखा था बट मुझे 2 बार फिर आईपीएस ही अलॉट हुआ, तो इसलिए फिर मैंने आगे नहीं दिया। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी किस्मत में पुलिस में रहते हुए लोगों के लिए, जनता के लिए कुछ अच्छा करना लिखा है, तो उसी डायरेक्शन में फिर मैं आगे बढ़ी। मैम, ये सौभाग्य से मिलता है, जो भी परिवार मिलता है, बच्चे का जन्म सौभाग्य से होता है। आपका सौभाग्य है कि आपको इस तरीका का परिवार मिला है कि उन्होंने बेटे और बेटी में कोई भेद नहीं किया है, आपस में समझा सके का बात। और आपके पिता ने उनकी जो बच्ची जिस भी अपने ख्वाब के जो देख रही सपने, उनको उन्होंने भरपूर उनका मदद किया। लेकिन वो बेटियां क्या करें जो अपने सपने संजोती हैं, लेकिन देखिए सबसे पहला जो मुसीबत होता है बेटी के लिए कोई भी चीज़, तो घर, ऐसा नहीं है कि देहरी के बाहर ही सब कुछ दिक्कत होती है, देहरी के अंदर भी बड़ा दिक्कत होता है बेटियों को। तो वो बेटियां क्या करिए जो कुछ करना चाह रही हैं, आप जैसा बनना चाह रही हैं, लेकिन उनको परिवार सपोर्ट नहीं करता, उन बेटियों को आप क्या कहेंगे? देखिए, समाज या परिवार या लोग आपके पैरों में बेड़ियां डाल तो सकते हैं, बट उन बेड़ियों को वहाँ पैरों में रहने देना और वहीं बैठे रहना, ये आपके ऊपर है। आप चाहें तो बेड़ियां समझ के उसको बैठे रहें, आप चाहें और आप तय कर लें तो बेड़ियां अपने ही हाथों से तोड़कर आप आगे भी बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली हमारा एक पितृसत्तात्मक, हमारी जो समाज है, हमारा सोसाइटी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें पहले जो थी, जो हमारी माताओं या दादियों की जनरेशन ने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो हम नहीं लड़ रहे। तो डेफिनेटली चीज़ें बेहतर हो रही हैं। पहले हमारी माताओं की जनरेशन में पढ़ाई ही एक बहुत बड़ा एक लड़ाई करके महिलाओं को शिक्षा मिली है। पर आज हम देखते हैं कि जनरली हर व्यक्ति जो है शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चों को, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, उसको भेज रहा है। तो वहाँ पे आपकी लड़ाई नहीं है, लेकिन आपकी लड़ाई कहाँ पे है? समाज से। जब आप एक जॉब में आ जाते हैं तो वहाँ पे आपकी समाज की क्या सोच है, वो लोगों को, वो महिलाओं को बेहतर पद पे देखना चाह रहे हैं, नहीं देखना चाह रहे हैं, आगे बढ़ने में क्या प्रॉब्लम्स हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की बात अगर हम कर रहे हैं, घरों के अंदर जो हम क्राइम की बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें तब तक ही हैं जब तक आप उसको सह रहे हैं। अगर उन बेड़ियों को तोड़कर आपने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली समाज को सुनना पड़ेगा।
और मैं एडिशनल एसपी, हमारे एडीएम, बहुत सारे ऐसे लोग अलवर में ही एग्जाम्पल्स हैं जो अच्छे पदों पर बैठे हैं। तो ये सारी वो महिलाएं हैं जिन्होंने ठीक है, सपोर्ट सिस्टम भी रहता है, बट आगे खुद भी मेहनत करके आगे पहुंची हैं, बेड़ियों को तोड़कर आगे पहुंची हैं, समाज से लड़ाई कर कर आगे पहुंची हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी मेहनत करके या कितनी आवाज़ उठा के गलत के खिलाफ, क्योंकि बच्चे को भी भूख लगती है तो वो उसको रोना पड़ता है, माँ को अपने आप समझ में नहीं आएगा। तो आपको कोई तकलीफ है, आपको समाज से लड़ना है, आप कुछ करना चाहती हैं, तो मुश्किलें ज़रूर आगे आ सकती हैं, लेकिन उन मुश्किलों से हार कर बैठना है आपको या उनसे लड़ाई करके आगे पहुंचना है, ये डिसीजन तो मेरे ख्याल से हमारा ही होगा। और मैं हर महिला को ये कहना चाहूँगी कि मुश्किलों से डरने की आवश्यकता नहीं है, उनसे लड़कर आगे बढ़ने की हमें ज़रूरत है। मैम, अभी आपने बात किया महिला यौन शोषण का भी आपने जिक्र किया, एक बहुत गंभीर समस्या है और इसका कोई समाधान नहीं है जब तक मानसिकता पुरुष प्रधान समाज इस चीज़ की अपनी में बदलाव नहीं लाएगा। कानून खूब सारे हैं, कानून मात्र होने से कुछ नहीं होगा, उसकी तब्दीली तब तक नहीं होगी जब तक हम मानसिकता नहीं चेंज कर देते। अब जहां पुलिस आमजन में विश्वास पैदा कर रही है, लेकिन पुलिस कर्मी महिलाएं हों या फिर ऑफिसर्स हों, आए दिन यौन शोषण की घटनाएं होती हैं। खुद महिला पुलिसकर्मी भी इन चीज़ों से थानों में भी नहीं बच पा रही हैं। तो ये एक बड़ा समस्या है। मैं पुलिस कर्मी भी खुद भी सेफ नहीं है जो आमजन की रखवाली होती है, तो इस पर एक बड़ी समस्या है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, कैसे बेटियां बचे इस चीज़ से? अलवर में मैंने जो चीज़ देखी है, और मैं सिर्फ आंकड़ों की ही बात कर सकती हूँ, कि पिछले 5 साल के हमने डेटा अगर उठा के देखा तो जितने भी अलवर में महिला अत्याचार संबंधी जो केसेस दर्ज हो रहे हैं उसमें 98% केसेस में महिला के नोन है, वो या तो कोई रिलेटिव है या कोई घर का व्यक्ति है या कोई आस पड़ोस उसी गांव का व्यक्ति है, यानी अनजान व्यक्ति द्वारा महिला के साथ कोई अत्याचार किया जा रहा हो, ऐसे केसेस बहुत ही कम या नगण्य है जी। इसका मतलब ये है कि जो आपने पहली बात कही कि जब तक हम अपनी सोच चेंज नहीं करेंगे तब तक इस तरह की क्राइम को खत्म कर पाना बहुत मुश्किल होगा। लॉ महिला की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा पुलिस कर्मियों के साथ भी, महिला पुलिस कर्मियों के साथ भी ऐसा होता है, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये उस महिला पुलिसकर्मी या उस महिला की जिम्मेदारी है या उस महिला के ऊपर ये इस चीज़ की एक लीगल या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो ये बात बताए। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है हमारी सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है इतना बड़ा, हर ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे लोग हैं जो इस तरह की क्राइम को रोकने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम उस चीज़ को बताएंगे नहीं, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, तब तक उस क्राइम को अपन रोक नहीं पाएंगे। तो पहली चीज़ तो कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप बताएं, आप पुलिस को बताएं, आपके बच्चों के साथ गलत हो रहा है, अगर हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है और वो हमें बताते हैं तो हमें अपने बच्चों पे विश्वास करना चाहिए। अक्सर क्या है, माँ बाप कहते हैं कि बच्चे को ऐसे ही लग रहा होगा, वो बच्चा बोलता है कि मेरे चाचा ने मेरे साथ ऐसा किया, तो बच्चे उनको लगता है कि नहीं चाचा तो ऐसा कर ही नहीं सकते। हमें अपने बच्चों के ऊपर विश्वास करना होगा, हमें अपनी महिलाओं के ऊपर विश्वास करना होगा, और हमें अपनी बेटियों के साथ साथ अपने बेटों को भी ये सिखाना होगा कि सम्मान और जो इक्वल दर्जा है वो हम कैसे महिला और पुरुष को दे सकते हैं, कैसे हम अपने घर से शुरुआत हमें करनी होगी, तब जाके हम समाज बना पाएंगे। समाज एक व्यक्ति से नहीं बनता, समाज हम सबसे बनता है, तो हम सबको इसमें अपनी भागीदारी जो है वो देनी होगी। मैम, आपने अभी आप IPS ऑफिसर हैं, आपने पापा का सपना पूरा किया है, आप बहुत बेहतर काम कर रही हैं। आपको मैम नुक्कड़ नाटक आपने कॉलेज के टाइम से किया है और आप गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, आपने LLB किया है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स आपने टॉप किया है मैम। तो बेटियां जो कुछ भी करना चाह रही हैं पढ़ाई के साथ साथ में, तो परिवार का उनको अगर भरपूर सहयोग मिल रहा है तो वो अपने उनको एक फ़ायदा हो जाता है उस चीज़ को आगे ले जाने में। लेकिन आमतौर पर होता यह है कि दूर दराज के क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में तो हालात बहुत ख़राब हैं, शहरों में भी एक मानसिकता होती है परिवार में कि बेटी जैसे दूर जाएगी या फिर दूर पढ़ेगी, तो वहाँ का जो एक माहौल होता है, बेटी अपने आप को कैसे महफूज रखे इस चीज़ के लिए और कैसे अपने अरमानों को पूरा करेगा। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर परिवारजनों से सपोर्ट है तब तो एक उसके लिए एडेड एडवांटेज है, लेकिन अगर बच्ची कुछ करना चाह रही है, आज की महिला कुछ अपने लिए ठान लेती है, तो प्रॉब्लम्स आना तय है। प्रॉब्लम हर इंसान की लाइफ में आती है, प्रॉब्लम से
बचकर बैठ जाना भी एक ऑप्शन है, और प्रॉब्लम का डटकर सामना करना भी एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। जो लोग, जैसे मैं आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बताऊं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहती हैं, बट उनको लगता है कि हमारे पास कोचिंग के पैसे नहीं हैं, या पेरेंट्स की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो हम कोचिंग नहीं कर पाएंगे, तो हम कर नहीं पाएंगे। तो मैं आपको बताऊं कि सरकार की महिलाओं और बच्चियों के लिए ऐसी अनगिनत स्कीम्स हैं जहाँ पे फाइनेंशियल एंगल से तो एटलीस्ट उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है। स्कॉलरशिप्स हैं, उनको साधन के रूप में स्कूटीज़ देना है, लैपटॉप्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग की फ़ीस देने की बात है, वो सारी स्कीम्स ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल हैं। आप उनका कितना लाभ उठा पाते हैं, आप उनका कितना यूज़ कर पाते हैं, ये आपके ऊपर है। आप कोई भी, आजकल सब यूज़ करना जानते हैं इंटरनेट को, आप वेबसाइट पे जाइए, आप देखिए, आपको लगता है, लेकिन मेहनत करने का जो है वो तो आपको ही करना पड़ेगा। सरकार या कोई भी सिस्टम फैसिलिटेट कर सकता है किसी भी चीज़ को, लेकिन आपके सपने को पाने के लिए जो मेहनत है वो उस इंडिविजुअल को ही करनी पड़ेगी। और जहाँ तक सवाल है सुरक्षा का, जहाँ तक सवाल है अपने आप को बचाए रखने का, तो उसमें मैंने आपसे पहले भी कहा कि उसमें समाज के दोनों अंगों को काम करना पड़ेगा। हम सिर्फ अपनी बेटियों को सुरक्षित रख पाएँ और अपने बेटों को कुछ नहीं सिखाएं तो ये तो नहीं चलने वाला है। हमें अपने बेटों को भी सिखाना पड़ेगा, बेटियों को भी सिखाना पड़ेगा, और सरकार और समाज में एक ऐसा माहौल डेवलप करना पड़ेगा जहाँ पे हम एक इक्वल सोसाइटी की तरफ जा पाएँ। और सबसे पहले तो डरना, जो महिलाएं, मैं अक्सर देखती हूँ कि बोलती नहीं है, चुपचाप उसको सह लेती है, उनके साथ जो गलत होता है उस चीज़ से हमें आगे बढ़ना होगा। हमें ये समझना होगा कि जब हमारे ऊपर कोई अत्याचार होता है और हम उसको सह लेते हैं, तो हमारी बेटी है, हमारी पोती है, वो उसके ऊपर हम क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, या बेटे के ऊपर भी। वो ये देखता है कि मेरे पापा मेरी मम्मी को मारते हैं और मेरी मम्मी कुछ नहीं कहती, तो बेटा ये सीखता है कि मैं भी अपनी वाइफ के साथ कल को ऐसा ही कर सकता हूँ। तो गलत को गलत बोलने की जो हिम्मत है वो हमें करनी होगी। हो सकता है उसमें बहुत अड़चने आए, हो सकता है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन लीगल रिकोर्स, आपका लॉ जो आपको बचाता है, जो प्रोटेक्शन करता है, सरकार की स्कीम्स हैं और कानून है, वो हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए है। मैम, चाहे जो भी क्षेत्र हो, हम एक दो प्रयास करते हैं और अगर असफल हो रहे हैं तो एक मन में एक भाव आता है कि यार हमसे नहीं होगा, या फिर हमारे जो भी करीबी लोग होते हैं, दोस्त होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, वो कि यार आपसे नहीं होगा, हौसला अफजाई करने की बजाय उनका एक जो मन होता है वो तोड़ दिया जाता है, और आदमी को खुद को लगने लगता है कि यार हाँ वाकई हो सकता है मैं इसमें असफल हूँ और मैं अपनी जो मैंने सोच के रखा वहाँ तक नहीं पहुँचूँ। तो उसके लिए मैं, जैसे आपने बताया कि आपने एक प्रयास किया, उसमें सफल हुए, फिर कंटिन्यू अपने 2-3 बार आपको आईपीसी हर रोज हुआ मैम, तो आपके मन में भी ऐसा कोई कभी भाव आया कि यार ऐसा मेरे से नहीं होगा तो क्या? हालांकि आप तो शुरू से टॉपर रही हैं, आपके मन में तो ऐसा नहीं हो, लेकिन परिवार आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आमतौर पर बेटियों को जैसे बेटा हो या बेटी, इस चीज में तो दोनों को ऐसा लगता है कि यार थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो उस चीज से आदमी कैसे उभरे और कैसे अपनी मंजिल को फतेह करेंगे? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत बार ऐसा होगा कि हम जो चाह रहे हैं वो नहीं मिला हमें। जैसे मेरी पहली प्रेफरेंस आईएएस बनना था, लेकिन मेरी रैंक ऐसी है कि मुझे सेकंड प्रेफरेंस मिला मुझे। लेकिन आज मैं ये बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि जितना अच्छा काम और जितना सेटिस्फैक्शन के साथ काम मैं आईपीएस में कर पा रही हूँ या पुलिस विभाग में कर पा रही हूँ, तो वो काम मैं शायद वहाँ नहीं कर पाती। और हर एक जॉब की अपनी इम्पोर्टेंस है, हर सर्विस की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। तो कोई भी, एक तो सबसे पहली बात कि जो हम ये बात है कि ऊपर नीचे ऐसा हमें नहीं समझना है। हम अपना सच्चा प्रयास दें, वो प्रयास विफल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा प्रयास करें। कहीं ना कहीं अगर आप सच्ची लगन से मेहनत कर रहे हैं तो वो आपको नतीजा ज़रूर मिलता है। उसमें वक्त लग सकता है, आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हो सकता है आपको ज़्यादा देना पड़े, किसी का पहली बार में हो जाए, किसी का तीसरी बार में हो, लेकिन अगर आप डेडिकेटेडली मेहनत कर रहे हैं तो अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं होने देना है। डिप्रेशन इस बात का कभी भी नहीं आना चाहिए मन में कि यार मेरे से तो होगा ही नहीं। तो अपने ऊपर विश्वास, आज आप विजय, अपने आप को विजय से बेहतर तो कोई नहीं जानता, कोई सामने वाला व्यक्ति ही नहीं बता सकता कि विजय क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो वो एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर कि मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को जान रहा हूँ, जानती हूँ, और मैंने अपना सच्चा प्रयास दिया। अगर आपके उसके बाद भी आपका नहीं होता है तो ज़रूर इसका मतलब ये है कि आपके लिए कुछ बेहतर लिखा है, तो उसमें अपने को बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। हम प्रयासरत हैं, हम मेहनत करते रहें और डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलता है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट, बस इतना ही फ़र्क है।
अभी आपने मैम बताया कि आप बहुत अच्छे से पुलिसिंग कर रही हैं, और बताया नहीं, ये सब हमको पता है सभी को कि आप बहुत अच्छा पुलिसिंग कर रही हैं मैम। नुक्कड़ नाटक आपका फैशन रहा है मैम, और शुरुआती दौर में एक समय था जब आपके सीनियर्स ने कहा कि कुछ सीनियर्स आपके ये कहने लगे कि इनसे हो नहीं पा रहा है, और कुछ आपके फेर में आ गए कि बहुत बेहतर ये काम कर रही हैं। और जब एक तरफ विरोध और एक तरफ ये रहा कि आपकी तारीफ होने लगी, तो एक द्वंद्व बीच में फंस गया, पब्लिक आपके समर्थन में उतरी। सो आप बाती बातों में जो आप बेहतर जो काम कर रही हैं, तो ये नुक्कड़ नाटक का अभी आप कर रही हैं या मैम अभी छोड़े? एक्चुअली अलवर के टाइम पे तो नहीं हो पाया, क्योंकि अभी हमारी प्रायोरिटी कोविड भी बीच में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। फिर यहाँ पे साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ा हमारे पास चैलेंज है, महिला संबंधी अत्याचारों पे भी बहुत यहाँ पे चैलेंज है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की भी इश्यूज, क्योंकि अलवर में क्राइम की दृष्टि से भी, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से भी काफ़ी संवेदनशील जिला है। तो यहाँ पे वो वक्त जो मैं एक्स्ट्रा निकाल के दे पाती थी वो नहीं मिल पाया है मुझे। लेकिन जो जयपुर और अजमेर में मेरी टीम्स में बना के आई थी, वो लगातार अभी भी नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और डेफिनेटली जब द्वंद्व होता है, द्वंद्व भी होना देखिए ज़रूरी है। आपका लोग विरोध भी करेंगे, आपको लोग सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन हर तरीके की चीज़ों में हो सकता है हमसे भी कोई गलती हो रही हो, तो हमारे कोई निंदा भी करता है तो हमें उसको भी पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली लेना चाहिए। और जो बेहतर कर सके, हम हर प्रयास में कुछ नया ऐड करके, कुछ बेहतर ऐड करके लोगों को एक बेहतर सर्विस डिलीवरी पहुंचाने की हम प्रयास करें। देखिए मैम, अगर कोई भी बेटी अफसर बन रही है तो हर माँ को एक जैसा नहीं होता कि बेटी दूर भी जाके अगर अफसर बन रही तो भाई चलो इसने पढ़ा लिखा है, दूर जाएगी कोई बात नहीं। लेकिन एक जैसे आपको नुक्कड़ नाटक का शौक है, कोई भी बच्ची अगर इस टाइप में कला क्षेत्र में अगर अपना एक भविष्य बनाना चाह रही है, तो एक सामाजिक एक रूढ़िवादिता ऐसी है कि बेटियों को इस चीज़ के लिए पोसा जाता है ना, और उनको एक बहुत ही अलग दृष्टि से देखा जाता है मैम। तो ये जो मानसिकता है, समाज इस चीज़ को कैसे स्वीकार करे? सबसे पहले परिवार। अगर बेटी कोई भी चाह रही है कि मैं तो आर्टिस्ट बनूंगी या कलाकार बनूंगी या सिंगर बनूंगी या नृत्य बनूंगी, तो सबसे पहला जो उसका दम घूट दिया जाता है उसके सपनों का, वो उसकी घर की देहरी के अंदर होता है। तो जो भी बेटी इस टाइप का काम करना चाह रही है, जहाँ चाह रही है, बेटियां विदेशों में नाम कमा रही हैं इस चीज़ में, और कोई भी चीज़ हो जिसका जो भी मन है वो जिस चीज़ में बेहतर कर सकती है बेटी, उनको करना चाहिए, उनके मन के मुताबिक उनको अपनी फील्ड चुन देनी चाहिए। तो इस चीज़ का मैं क्या हो? देखिए, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रूढ़िवादी सोच हो चाहे कुछ हो, आप देखेंगे कि पहले एक ऐसा समय था जहाँ पे इन सब चीज़ों को बहुत बुरा माना जाता था, लेकिन अब आप देखिए रियलिटी शोज़ होते हैं, वहाँ पे कितनी सारी बेटियाँ आती हैं, चाहे वो डांस हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे कला, दूसरी कोई कला हो। तो आपका एक तो आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, जैसा कि मैंने कहा, रास्ते बहुत सारे हैं, रास्ते पे चलने की हिम्मत होनी चाहिए इंसान को। जब हम एक रास्ते पे चलते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल स्मूथ रोड मिलेगी, हमें स्पीड ब्रेकर्स भी मिलेंगे, हमें गड्ढे भी मिलेंगे, और हो सकता है रास्ते में कोई ब्लॉकेज भी हो, बट हम वहाँ पे रुक जाएं या वहाँ पे एक दूसरा रास्ता बना के निकलें, ये दोनों ही चॉइसेस हमारे पास है। तो कोई आपको रोकेगा, लेकिन आपका पैशन फॉलो करने के लिए आप मेहनत करेंगे तो फील्ड में उन्नति पाने का कोई कमी नहीं है। आप देखिए, आज स्पोर्ट्स में भी वुमेन्स क्रिकेट टीम को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज उन लोगों ने इतना बढ़िया काम किया। हमारी वुमेन्स हॉकी टीम ओलंपिक्स में इतना शानदार प्रदर्शन रहा उनका। हमारे अवनी लखेरा जी जो राजस्थान की हैं, तो चाहे स्पोर्ट्स की फील्ड हो, चाहे कला की फील्ड हो, चाहे आपकी डॉक्टर्स, लॉयर्स, कोई भी फील्ड हो, फील्ड इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको कितनी मेहनत के साथ परस्यू कर रहे हैं। और ये बिल्कुल सही बात है कि पढ़ाई के क्षेत्र में फिर भी थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं घर वाले, लेकिन अगर कोई कला के क्षेत्र में बच्ची कुछ करना चाह रही है तो वहाँ पे उसको उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बट मुझे लगता है कि ये सिर्फ टाइम पीरियड की बात है। जब एक बार एक माँ बाप को बच्चे के अंदर प्रतिभा दिख जाएगी और जब उसे दुनिया पहचानने लगती है, तब माँ बाप भी समझते हैं, समाज वाले भी समझते हैं। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, बदलाव आ रहा है, और लगातार जो हमारी लड़ाई है महिलाओं की, चाहे वो विभिन्न क्षेत्रों में हो, वो हमें जारी रखनी होगी। हमारी माताओं ने की जनरेशन ने जो लड़ाई करी, उसकी वजह से हमको शिक्षा आसानी से मिली, हमें उसके लिए लड़ना नहीं पड़ा। आज हम अगर लड़ाई करते हैं अपने प्रोफेशनल फील्ड्स में, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी बेटियों, हमारी पोतियों की जनरेशन में एटलीस्ट हम लोग उनको एक बेहतर और इक्वल समाज दे पाएंगे। जी मैम, बेटी अपनी पैदाइशी से ही समस्याओं से जूझती है।
पहले घर में, फिर समाज में, फिर पढ़ाई में, फिर कार्य क्षेत्र में, सभी जगह उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार ने अभी तक जैसे शादी की उम्र में बढ़ोतरी की है, 21 साल कर दी है। लड़की पढ़ रही है, जब उसका करियर बनाने का टाइम होता है सो उसकी शादी के बाद करते हैं घर वाले, या फिर शादी कर देते हैं। अब उसको अगर उसके मन के मुताबिक माहौल नहीं मिल पाता है तो एक तरीके से उनका पढ़ा लिखा करियर या जो जो कुछ भी वो करना चाह रहे हैं वो खत्म सा हो जाता है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि सरकार ने 21 जो उम्र किया है वो मतलब ठीक किया है, या फिर जैसे इससे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ रहा, जिसको जो भी करना होता है पति भी जैसे सपोर्ट करते हैं, ससुराल पक्ष भी तो करते हैं, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हम समाज में चेंजेस की बात कर रहे हैं तो वो चाहे शादी से पहले हो चाहे शादी के बाद हो, वो चीज़ अगर समाज बदलता है, बदलाव आता है तो वो दोनों ही चीज़ों में फ़ायदेमंद ही रहेगा। तो इस चीज़ का मैं ज़्यादा क्या इम्पैक्ट होगा सोशियोलॉजी के लिए उसके लिए तो कमेंट करने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। ना मुझे पता है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, बट इतना ज़रूर है कि आपकी इच्छा और आपकी इच्छा शक्ति, ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो चाहे वो 18 साल की उम्र हो, चाहे 21 साल की, चाहे 45, चाहे 60 साल की, कोई भी महिला किसी भी उम्र में अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। मुझे ध्यान है, मैं अभी एक वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे जहाँ पे एक 80 वर्षीय महिला ने योगा सीखना शुरू किया और वो योगा की एक बहुत बड़ी टीचर बन गई 5-6 सालों में। तो सीखने की, सिखलाने की, कुछ कर गुजरने की, अपने पैशन को फॉलो करने की कोई उम्र नहीं होती है। तो उम्र से इसका कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक आपकी इच्छा और आपकी इच्छा शक्ति से है। मैम, ऐसा कोई समय आपके जीवन में भी आया है कि यार आपको हमको लगा कि एक लड़की होने का हमको दुख हुआ हो, या फिर अगर ऐसा कभी कोई मौका नहीं कहूँगा, वो तो दुख की कड़ी होगी, तो उस समय अगर ऐसा मौका आया भी है, ऐसी घटना हुई है, तो आपने फिर आपका जो नुक्कड़ नाटक का जो लाभूसा था वो आपने उसको उस तरीके से मतलब ठोक दिया, मतलब निजात पाया, ऐसा कुछ कोई वाक्य? देखिए, एक वाक्य मुझे याद आता है कि मेरी जो दादी थी, हालांकि वो डॉक्टर थी, तो ऐसा भी नहीं कि पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उनका हमेशा से एक ही, क्योंकि उनको मैं दोष भी नहीं देती इस बात की, बट जिस समय में वो पैदा हुई शायद उस समय में उनके लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं थी। तो उनको हमेशा ये रहता था कि लड़कियां जो हैं वो रात में बाहर नहीं जानी चाहिए, या मैं जैसे बहुत मुंह खोल के हंसती हूँ तो उनको ये था कि नहीं, हमें धीरे आवाज़ में बात करनी चाहिए। तो जब इस तरीके की चीज़ें वो कहती थी तो ज़रूर मुझे ऐसा लगता था कि मेरी दादी ही मुझे ऐसा क्यों कह रही है। लेकिन उनको जब समझाया, जब मैं IPS बनी, जब मेरी पासिंग आउट परेड हुई और वो उसमें शामिल हुई, तो उन्होंने बहुत गर्व से ये बात कही और उन्होंने कहा कि मुझे मेरी उन बातों पे अफसोस है और मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपके बचपन में ऐसी चीज़ें आपको कही, लेकिन बेटा मुझे सॉरी है। उन्होंने ये बोला कि आज मैं जब आपको ऐसे यूनिफॉर्म में देखा है पास आउट होते हुए, आज जब मैंने देखा है कि भाई समाज में लोग मुझे तेजस्विनी गौतम की दादी के रूप में जान रहे हैं, तो वो एक मेरे लिए बहुत ही लिबरेटिंग फीलिंग है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और अपनी गलती को समझकर उस पर अगर हम उसको सुधार लेते हैं तो उससे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है। हर इंसान से गलती होती है, कोई भी ऐसा तो नहीं है कि परफेक्ट बन के आया है। तो डेफिनेटली वो एक चीज़ मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा था कि मेरी दादी मुझे ऐसा क्यों कहती हैं, लेकिन जब उन्होंने POP के टाइम पे मुझे कहा कि नहीं मुझे गर्व है तुम पर, तो वो सारी चीज़ें फिर वो धुल गई, वो सारे जो मेमोरीज थे या बुरे क्षण जो थे वो अब मुझे याद नहीं है। जी मैम, ये वाकई में सही बात है मैम कि बेटियां घर के अंदर जब पारिवारिक लोग भी जब बैठे होते हैं तो उनमें बेटी ज़्यादा तेज नहीं हंसती, ज़्यादा तेज नहीं बोल सकती, अपने हिसाब से मैं तो कहूँगा कि पैरों को जो उनका बैठने का तरीका उस पर भी ऐतराज ज़्यादा दिया जाता है। तो ये जो एक बेटी को जो घुटन होती है, जबकि सब वही लोग होते हैं, कोई अलग लोग नहीं होता है, और अलग लोग क्या, अगर बाहर भी अगर बेटी अपने हिसाब से हंस रही है, बैठ रही है, बोल रही है, बैठ रही है, तो इसी में किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बड़ी अभी चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही है मैम, लेकिन एक समय इस चीज़ में जरूर लग रहा है। तो इस चीज़ पर आप बेटियों को मैम क्या कहेंगी कि सब बेटियां आपकी तरह कैसे करेंगी? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरी तरह, क्योंकि हमें किसी की भी तरह बनने की आवश्यकता नहीं है। हर बेटी अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है समाज का। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि हर बेटी अपनी इच्छा को पहचाने कि वो चाहती क्या है लाइफ से। कोई कला की क्षेत्र में मुझे कुछ काम करना है, या मुझे पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ काम करना है, या मुझे पुलिस में आना है, या मुझे फाइटर पायलट प्लेन उड़ाना है। वो इच्छा एक अपनी तय करे पहले, और फिर उसके ऊपर कंसर्टेड एफर्ट डाल के उसमें मेहनत करे। और अगर मेहनत कामयाब नहीं होती, बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी मेहनत कामयाब नहीं होती है,
तो अपने ऊपर डाउट नहीं करना। सेल्फ डाउट जो है वो आपको हमेशा डिप्रेशन में लेके जाएगा। समाज हमेशा आपको नीचे खींचने की कोशिश करेगा। मुझे एक बहुत अच्छी कहानी याद आती है। हम एक मिशनरी स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो हमारे जो फादर थे वो हमें मॉर्निंग असेंबली में कुछ ना कुछ कहानी सुनाते थे। तो एक कहानी उन्होंने ये बताई कि एक बहुत लंबा पेड़ था जो बादलों के ऊपर तक उसके स्वर्ग तक पहुंचता था। तो एक जंगल में विभिन्न जानवर थे। उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी इस पेड़ पे चढ़ता चला जाएगा वो स्वर्ग में पहुंच जाएगा। तो देखते हैं कि कौन चढ़ पाता है। तो गिलहरी ने चढ़ना शुरू किया, वो नहीं चढ़ पाई। सांप चढ़ना शुरू किया, नहीं चढ़ पाया। खरगोश नहीं चढ़ पाया। बड़े बड़े एनिमल, शेर, चीता, लायन, आपका ये हाथी, कोई भी नहीं चढ़ पाया। कोई जाता नीचे गिर जाता, उसके थोड़े से ऊपर जाता नीचे गिर जाता। तो एक मेंढक ने चढ़ना शुरू किया और वो मेंढक जो है वो ऊपर तक पहुंच गया। और फिर जब वो नीचे आया तो लोगों ने उससे पूछा कि यार बाकी सब तो इतने बड़े बड़े जानवर, इतने हट्टे कट्टे, इतने स्ट्रॉन्ग और इतने फिजिकली फिट जानवर नहीं चढ़ पाए, तू तो छोटा सा मेंढक है, तू कैसे ऊपर चढ़ गया? तो तब पता चला कि वो मेंढक जो था वो बहरा था। तो यानी हमें ऐसे समाज के लिए बहरा हो जाना है जो हमें नीचे खींचना चाह रहा है। हमें उस समाज की बात सुननी है या उस अपने अंदर की आवाज़ सुननी है जो हमें आगे बढ़ने में सपोर्ट कर रही है, जो हमें नीचे खींचना चाहता है, जो पीछे खींचना चाहता है। ऐसे लोगों के लिए हमें बहरा हो जाना चाहिए। मैम, आप एक ऐसी बेटी रही हैं जिन्होंने सदैव तारीफ बटोरी है, फिर चाहे कोई भी चीज़ रही हो। और आपकी अगर हम बात करें सर्विस की, तो यहाँ पर भी आपने अपने शुरुआती दौर से अभी तक तारीफें बटोरी हैं। 2 वाक़ये ऐसे हुए हैं मैम। देखिए, अलवर सीमावर्ती जिला है। सीमावर्ती जिला होने की वजह से यहाँ आपराधिक घटनाएं ज़्यादा है। आप चूरू जब पुलिस अधीक्षक थे मैम, तो वहाँ पर पुलिस थाना इंचार्ज ने सुसाइड कर लिया था, एक वो वाक़या। और अभी अलवर में तो आए दिन का घटनाक्रम सुनने को मिलता है। लेकिन अलवर में फिलहाल जो पीड़िता जो बच्ची थी, इन घटनाओं ने अलवर को शर्मसार किया है। कुछ दिन पहले विधानसभा में एक ऐसा ही वाक़या हो गया था। तो इस दरमियान जो बेटियों की जो यहाँ पर जो घटना है मैम, तो आप अपनी सर्विस में रहते हुए बेटियों के लिए किस तरीके से बेहतर आप करना चाहेंगे कि बेटियाँ एकदम सुरक्षा के साथ रह सकें? देखिए, मैं आपको अपने टाइम पे बताऊं कि हमने सिर्फ 2021 में कोविड होने के बावजूद भी, जब कोर्ट्स ऑन एंड ऑफ चल रहे थे, रेगुलर पेशियाँ नहीं हो रही थी, उसके बावजूद भी जो जेन्युइनली ऐसे केसेस थे जहाँ पे किसी छोटी बच्ची के साथ या महिला के साथ कोई अत्याचार हुआ है, उसमें हमने ऐसे 10 केसेस में 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर चालान पेश किया है, जिसमें अलवर पुलिस ने एक नज़ीर पूरे राजस्थान में, पूरे देश भर में पेश की है। और साथ ही साथ 12 ऐसे मामलों में हमने त्वरित कन्विक्शंस कराए हैं, जिसमें से 3 में तो हमने आजीवन कारावास और कठोर कारावास की सज़ा करवाई है पेनल्टी के साथ। तो ये इस तरीके के मामले, क्योंकि पहले क्या होता था कि पुलिस ही कहती थी कि हमने तो चालान पेश कर दिया तो हमारा काम हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम एक गुनहगार को लीगल सज़ा नहीं दिलवाते हैं, तब तक पुलिस का काम खत्म नहीं होता है। पुलिस और प्रोसिक्यूशन को उसके जुडिशियल एंड तक लेकर जाना मुकदमे को बहुत ज़रूरी है। और हमारे जुडिशियल प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत डिले होते हैं। उसकी वजह से हमने ये तय किया अपने लिए कि हम महिला अत्याचारों के संबंध में ऐसी नज़ीर पेश करेंगे पूरे देश भर में कि जहाँ पर हम त्वरित अनुसंधान करें, गुणवत्तापूर्ण, और साथ ही साथ त्वरित कन्विक्शन भी कराएं। उसके लिए हम कटिबद्ध थे, हम आज भी हैं और आज भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन घर के अंदर होने वाले क्राइम को रोक पाना पुलिस के लिए शायद मुमकिन नहीं है। पुलिस क्राइम होने के बाद सज़ा तक पहुंचाना, वो पुलिस का काम है, त्वरित और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करना, जो हम कर रहे हैं। लेकिन घर के अंदर होने वाले क्राइम को समाज को ही बदलना पड़ेगा। समाज की उसमें इक्वल भागीदारी है। अलवर पुलिस ने अपने एक नए कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव जो सुरक्षा सखी हैं उनको बनाया है। उनके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और वो बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं अलवर में। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अलवर में एक राजस्थान में एक बड़ा अजीब सा एक ट्रेंड है। राजस्थान की जो एवरेज झूठे मुकदमे दर्ज होने की परसेंटेज है, उसकी लगभग 2 गुना परसेंटेज अलवर में है। तो अलवर में जो फॉल्स रिपोर्टिंग के केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। वो भी हमें सामाजिक रूप से सोचना चाहिए कि जब हम एक हीनियस क्राइम को झूठा बनाकर पेश करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं वास्तव में जिनके साथ गलत हो रहा है या जो सच्चे क्राइम्स को हैं, कहीं ना कहीं उनके प्रति भी एक संवेदनशीलता को खत्म कर रहे हैं, समाज में भी और पुलिस में भी।
तो उसके खिलाफ भी हमने काफ़ी काम किया। हमने 124 ऐसे झूठे प्रकरणों में इस्तगासे पेश करे और न्यायालय की मदद से 5 ऐसे झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ हमने न्यायालय में उनको सज़ा भी करवाई। तो आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगी कि जब हम झूठा कोई मुकदमा दर्ज कराते हैं तो ना केवल हम पुलिस का समय बर्बाद कर रहे हैं, हम समाज में एक गलत छवि प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने ज़िले की, अपने समाज की। तो वो भी हमें उससे बचना चाहिए। और साथ ही साथ जिन बच्चियों के साथ फिर सच्ची में वो घटना हो रही है, वो फिर कहीं ना कहीं वो मैटर जो है ग्रेविटी उसकी डाइल्यूट हो जाती है। तो सच्चे मुकदमों के खिलाफ हमारी इफेक्टिव एक्शन और झूठे मुकदमे कराने वालों के खिलाफ भी इफेक्टिव एक्शन, ताकि समाज में जो एक बैलेंस है, समाज में जो एक बेहतर पुलिसिंग की हमारी सोच है वो आगे बढ़ती रहे। और महिला सुरक्षा के लिए अलवर पुलिस हमेशा से कटिबद्ध है, राजस्थान पुलिस हमेशा से कटिबद्ध है। लेकिन जब तक समाज हमारा साथ नहीं देगा, क्योंकि घरों के अंदर होने वाले क्राइम को बाप जो अपनी बेटी के साथ कर रहा है, भाई जो अपनी बहन के साथ कर रहा है, चाचा जो अपनी भतीजी के साथ कर रहा है, इन क्राइम्स को कहीं ना कहीं हमें रोकने के लिए घर के अंदर जो हमारा सामाजिक परिवेश है, हमारी परवरिश है, उसके ऊपर हमें ज़रूर सोचना पड़ेगा। मैम, अभी आपने 2 चीज़ें बताई हैं। पहला तो ये कि जो लोग बेटियां महिलाएं जुल्म सहती हैं, चुप रहती हैं, जा नहीं पाती, उनको आपने एक संदेश दिया, मैसेज दिया कि कोई भी बेटी, कोई भी महिला जुल्म नहीं सहे और पुलिस उनके लिए सदैव तत्पर है। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि महिलाएं, बेटियां भी कई बार, जैसे आपने बताया, झूठे मुकदमे होते हैं। अब भले वो उन्होंने खुद ने नहीं की हो, वो अपने जो भी इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके बहकाव में उन्होंने आकर ऐसा किया हो, तो आप महिलाओं एवं बच्चियों को क्या अपनी तरफ से बताना चाहेंगी कि जुर्म को तो नहीं सहें, लेकिन इस टाइप के भी मुकदमे वो दर्ज नहीं करवाएं, कि फिर चाहे जैसे दहेज हत्या होती है या फिर और कोई भी प्रकरण हो सकता है। कई बार अपन दूसरे आदमी को क्षति पहुंचाने के चक्कर में पारिवारिक लोग उनको एक तरीके से उनका मन इस टाइप का भर देते हैं कि आप ऐसा करिए, लेकिन उनका एक वो निजी क्षति होता है। तो महिला को आप इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इस, देखिए कई बार ऐसे हमारे पास केसेस आए जहाँ पे महिला को पता ही नहीं था कि उसने किस परिवार पे अंगूठा लगा दिया जी। एक बूढ़ी माँ है, उसका बेटा कोई प्रॉपर्टी के विवाद के चक्कर में अपनी माँ से रेप के एप्लीकेशन पे अंगूठा लगा के ले आता है। तो इस तरीके की चीज़ में क्या है कि हम लॉ को मिसयूज कर रहे हैं। जो लॉ एक कमज़ोर वर्ग के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, उस लॉ को हम मिसयूज कर रहे हैं। तो ये हमें कतई नहीं करना चाहिए। और महिलाओं को भी मैं यही कहूँगी कि जब आप किसी इतने संगीन जुर्म को इतने आसानी से झूठ बोल देते हो उसके लिए, तो वो आपके कहीं ना कहीं जो बाकी महिला आपकी साथी हैं उनको कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है। क्योंकि अगर जैसे पुलिस भी इंसान ही है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, मेरे लिए एज एसपी, कि मैं लगातार अपने पुलिस को मोटिवेटेड रखूं और उनको ये बता के रखूं कि नहीं, चाहे आपके पास अगर 10 महिलाएं आ रही हैं, उन 10 में से 9 हो सकता है अनुसंधान के बाद झूठे निकले मुकदमे, लेकिन आपको उनके साथ वैसे ही ट्रीट करना है कि जैसे कि वो एक जेन्युइन विक्टिम है और हमें उसकी मदद करनी है और हमें उसको एक लीगल उसका एक उसको पहुंचाना है, उसको मदद करनी है। तो वो चीज़ करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब बार बार आप देखते हो कि ये तो प्रॉपर्टी के चक्कर में आपने अपने निजी हित के चक्कर में झूठा मुकदमा करा दिया, या 2 बेटों की लड़ाई है तो बंटवारे के चक्कर में बहू ने ससुर के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया। तो जब इस तरीके की चीज़ें जब हम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पुलिस के साथ साथ समाज में भी एक बहुत बुरा असर डालती हैं, और इसके साथ साथ कानूनन जुर्म भी है। तो ये भी महिलाओं को समझना होगा कि अगर हम झूठा मुकदमा दर्ज कराते हैं तो ये कानूनन अपराध है, तो आप भी अपराध कर रहे हो फिर, तो उसका खामियाजा फिर आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो उसके लिए भी फिर अगर आप झूठा मुकदमा दर्ज करा रहे हैं तो फिर आप उसके खामियाजे के लिए तैयार रहें, क्योंकि जो जितना टाइम पुलिस एक जेन्युइन मुकदमे को दे सकती थी वो आपके झूठे मुकदमे की वजह से खराब हुआ, समाज में एक गलत मैसेज गया और आपने एक अपराध कारित किया। मैम, आपने पढ़ाई हो या फिर अभी आपका कार्य क्षेत्र है, आप इसमें सदैव अव्वल करते रही हैं, तो एक तरीके से तेजस्विनी गौतम जी हर चीज़ में टॉप कर रही हैं। तो दूसरा जो वर्ग है, मतलब मैं कहूँगा लड़का है, पुरुष वर्ग जो है, उसको एक दिमाग में ऐसा आपको कभी लगा कि यार मेरे काम से मेरी क्लास के सहपाठी में अच्छा करूँ तो इनको ऐसा चिड़ हो गया, या फिर कोई सर ऐसा कार्य थे कि यार मेरा प्रेयसी है ये लड़का और टॉप तेजस्विनी गौतम कर गई, तो ऐसा कोई वाक्य कि जिसमें उनको ऐसा हुआ हो या फिर उन्होंने आपकी पीठ थपथपाई की यार बच्ची ने टॉप किया है, तो इस ऐसा कोई वाक्य नहीं? ऐसा ये तो देखिए लाजमी है, हेल्दी कंपटीशन तो हर जगह ही होता है,
और वो लड़की वर्सेस लड़के से ज़्यादा ये होता है कि यार ये ड्रॉप कर गई और मुझे करना था। तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं चाहे वो मेरे दोस्त रहे हों, चाहे वो मेरे खुद के जैसे जो मेरे हमउम्र मेरे कज़न भाई बहन हैं, क्योंकि मौसी का लड़का है जैसे, तो वो मौसी हमेशा उसको कंपेयर करेंगी कि देखो उसको देखो और तुम्हें देखो। तो वो कहीं ना कहीं वो हमारी बातचीत में जब हम लोग मिलते थे त्योहारों पे, तो कहीं ना कहीं ये आती थी बात कि यार तेरी वजह से हमको भी सुनना पड़ता है कि तू क्यों इतने नंबर लाती है और इस तरीके से। बट वो मुझे लगता है कि वो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है, तो उसमें कोई वो नहीं है। और ये देखिए, ये हर बच्चे की अपनी अलग प्रतिभा होती है और हर इंसान को मौका मिलना चाहिए और हर इंसान को अपनी मेहनत करनी चाहिए। तो डेफिनेटली वो चीज़ रहती है। और हर क्षेत्र में अव्वल तो मुझे नहीं पता कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। गॉड हैज़ बीन काइंड। मुझे एक बहुत सपोर्टिव फैमिली मिली है, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों, चाहे वो मेरे हस्बैंड हों। और मुझे लगता है कि विदाउट सपोर्ट ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स आप अकेले इमोशनली आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो वो एक बहुत बड़ा एक स्तंभ मैं मानती हूँ, चाहे वो मेरे हस्बैंड हों, चाहे वो मेरी फैमिली हो, मेरे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम है और जिनकी वजह से मैं आज जो हूँ वो हूँ। मैम, आप लाखों करोड़ों बेटियों की प्रेरणा स्रोत हैं। आपकी प्रेरणा कौन रहे हैं विशेष तौर पर? अब मैं सिर्फ महिलाओं में जानना चाहूँगा। और दूसरा कि आप देश की बेटियों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे कि बेटी अपनी मंजिल तक आराम से पहुँचे और मजबूती से अपनी चीज़ें लगे? देखिए, मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा तो मेरी माँ है जी। क्योंकि उन्होंने, जब हम उनकी लाइफ को देखते हैं तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने स्ट्रगल्स देखे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 3 बच्चों को पाला। मेरी मदर एक शास्त्रीय संगीतकार है, वो AIR पे गाती थी और शादी के बाद उनको वो छोड़ के, क्योंकि हम सब डॉक्टर्स थे, मतलब हमारे फादर की साइड में सब मेडिकल बिजनेस में थे, तो उनको छोड़कर मेडिकल बिजनेस में आना पड़ा। तो उन्होंने, मतलब वो खुद बताती हैं कि खून देखकर या वो देखकर उनको चक्कर आने लगते थे। और एक जगह वो लैब चला रही हैं जहाँ पे वो खुद इंजेक्शंस लगा रही हैं, जहाँ पे वो खुद इस तरीके की चीज़ें सीख रही हैं करना। तो वो उन्होंने वो कोर्सेज भी किए, उन्होंने मेडिकल जो डिग्रीज थी वो भी हासिल की। तो मुझे लगता है कि वो जो उनकी मेहनत थी और उनकी अडेप्टेबिलिटी थी, उसके लिए वो मेरी हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगी कि जितना भी मुश्किल समय आया उन्होंने अपने आप को उस तरीके से ढाला और उन्होंने कभी भी अपने आप पे सेल्फ डाउट नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, ये नई चीज़ है, मुझे सीखनी चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और वो मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहेंगी। जितना काम वो कर सकती हैं उतना तो शायद हम 50% भी नहीं उनका कर सकते हैं। तो वो ज़रूर मेरी प्रेरणा स्रोत रहेंगी हमेशा। और आपके माध्यम से जो मैसेज, बस मैं इतना ही देना चाहूँगी, चाहे बेटियों को, चाहे महिलाओं को, चाहे किसी को भी, कि वो समय अब चले गए जब बहुत सारी चीज़ों में बच्चियों को दबाया जाता था। समय चेंज हो रहा है डेफिनेटली। अभी भी इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे इक्वल दर्जा तो आज भी नहीं है, मैं मानती हूँ इस बात को समाज में। लेकिन हम 0 से 5 तक तो आ गए। अब 5 से 10 तक की जो जर्नी है ये हमें करनी है। हम ट्रांजिशन फेज में है और मुझे लगता है कि ट्रांजिशन फेज में अगर हम लगातार मेहनत करते रहेंगे, सेल्फ डाउट नहीं करेंगे, अपने ऊपर हम विश्वास रखेंगे और सपोर्ट सिस्टम, चाहे वो फैमिली से मिले, चाहे सरकारी स्कीम से मिले, चाहे जुडिशियल सिस्टम से मिले, चाहे कानून से मिले, उसको अपने हित में यूज़ करते हुए और एक दूसरे का सहारा बनते हुए, महिलाएं महिलाओं के अगेंस्ट नहीं हों, महिलाओं अपने साथी महिलाओं को अपने साथ लेकर चलें और अपने बेटों को भी हम ऐसी परवरिश दें जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी में भी एक बेहतर कल्चर डेवलप हो। यही मैं उम्मीद करती हूँ। जी मैम, आपने बहुत अच्छा बात ये बताया है कि समाज को, परिवार को, विशेष तौर पर हमें मानसिकता जब चेंज हम करेंगे तो सभी चीज़ें उसी टाइप से होंगी जैसा हम चाह रहे हैं। और हमारे कैंपस से जुड़ने के लिए मैम बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।